गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे डीएनए रिपेयर का जो रिमेनिंग सेक्शन था उसके बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डीएनए डैमेज में मेजर जो प्रोसेसेस हैं वो कौन सी हैं, जिनमें हमने बात करी थी कि अल्काइलेशन, और अल्काइलेशन में भी स्पेशली मिथाइलेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, and one of the most important and most common kind of DNA damaging process is the deamination of nitrogenous bases and replication errors. ये जो तीनों हमने पॉइंट्स या प्रोसेसेस कंसिडर करी हैं, ये प्रोसेसेस सिंगल न्यूक्लियोटाइड को चेंज करती है। इसके अलावा हमने बातें करी थी कि स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन डीएनए में कैसे आते हैं, मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड नया कोई बन रहा है एडिशनल, या कोई नॉर्मल और यूजुअल कोवलेंट बॉन्ड अगर कहीं टूट रहा है तो ऐसी कैटेगरी को हम स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शंस में रखते हैं। तो डीएनए डैमेज को रिपेयर करने वाली मैकेनिज्म में हमने लास्ट लेक्चर में फोटो रीएक्टिवेशन के बारे में बात करी थी, जिसमें फोटोलाइज एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था और मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। दैट वाज डायरेक्ट रिवर्सिबल और द डैमेज रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड बन रहा है उसी को वापस तोड़ दिया जाता है और पहले जैसी एग्जैक्टली पहले जैसे हालात सिर्फ एक स्टेप करेक्शन में बता दिए जाते हैं। इसलिए हम उसको डैमेज रिवर्सल प्रोसेस भी बोलते हैं और डायरेक्ट रिपेयर भी बोलते हैं। Rest of the DNA repair processes would be discussed in this lecture, जिनमें मिसमैच रिपेयर, एक्सीजन रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड रिपेयर, एरर प्रोन रिपेयर और एसओएस रिपेयर है। इसका बेसिक लेआउट हम कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो भी रिपेयर मैकेनिज्म है वो कौन से हालात में काम करती हैं। क्या किसी भी टाइप के डैमेज में कोई भी टाइप का रिपेयर मैकेनिज्म काम करेगा? ऐसा नहीं। अलग अलग टाइप के डैमेज के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के रिपेयर जो हैं वो काम करेंगे, और इनमें से जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन रिपेयर में भी दो टाइप हम आगे डिस्कस करेंगे, बेस एक्सीजन रिपेयर एंड द अनदर वन इज न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। And approximately 95% times nucleotide excision repair mechanism is engaged in the DNA repair. So the most common is nucleotide excision repair. अब ये क्या होता है इनको डिटेल में हम वन बाय वन नोटिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिसमैच रिपेयर के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि रेप्लिकेशन में एरर हो जाती है और रेप्लिकेशन में एरर होने की वजह से जो यूजुअल वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग है वो नहीं हो पाती है और अनयूजुअल वॉटसन क्रिक पेयरिंग हो जाती है या बेस पेयरिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल वॉटसन क्रिक पेयरिंग के अकॉर्डिंगली जी के अगेंस्ट में सी आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, लेकिन कभी कभी ऑल्टरनेटिव प्यूरिन और पायरिमिडीन के साथ में इंटरेक्शन हो जाता है और जी टी के साथ पेयर करने लगता है और ए सी के साथ पेयर करने लगता है। सो ये जो अगर सिचुएशन हो जाती है तो इस सिचुएशन को बोला करता है मिसमैच। इन मिसमैच को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यह तय किया जाता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सी है, क्योंकि ये मिसमैच यूजुअली रेप्लिकेशन एरर के टाइम में, रेप्लिकेशन प्रोसेस के टाइम में एज एन एरर होते हैं। तो पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड करेक्ट है और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में प्रॉब्लम आ रही है। तो कैसे तय किया जाता है मैकेनिज्म में कि कौन सा पेरेंटल स्ट्रैंड है और कौन सा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है? इसके लिए साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है उसके जो ओरिजिन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई में ओराई सी है, उसके ओरिजिन में एक 11 कॉपीज होंगी GATC की, और वो 11 कॉपीज में जो एडेनिन है, GATC में जो एडेनिन है वो मिथाइलेटेड रहता है। तो
अब 11 में से किसी में एक मिथाइलेटेड है, किसी में दो मिथाइलेटेड है, किसी में पहला और आठवां मिथाइलेटेड है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बट इन एनी वे कम से कम एक एडेनिन मिथाइलेटेड जरूर होगा, जिसकी वजह से पेरेंटल स्ट्रैंड्स मिथाइलेटेड होती हैं उस पोजीशन पे। और यही मिथाइलेटेड पार्ट जो होगा वो ही तय करता है कि अगर एडेनिन पे मिथाइलेशन है, इसका मतलब वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, और पेरेंटल स्ट्रैंड को कभी काटा नहीं जाता। किसको काटा जाएगा? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को। नाउ यू कैन सी रेस्ट ऑफ द सिचुएशन इन द डायग्राम कि एक डीएनए है, इसमें एक मिसमैच बना हुआ है, इसमें एक ब्लू कलर और पिंक कलर के दो स्ट्रैंड्स डीएनए के ड्रॉ करे गए। हमें ये पता लगाना है कि ये जो मिसमैच बना हुआ है, इस मिसमैच में से करेक्शन पिंक स्ट्रैंड में करना है कि ब्लू स्ट्रैंड में करना है। अब ये पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि मिथाइलेटेड स्ट्रैंड कौन सा, और मिथाइलेटेड स्ट्रैंड कौन सा होता है? ब्लू वाला, जो कि पेरेंटल है, क्योंकि उसके एडेनिन पे मिथाइलेशन हुआ है। तो इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के और किसको काटा जाएगा? पिंक स्ट्रैंड को काटा जाएगा। और उसको काटने के लिए जो प्रोटीन और एंजाइम मशीनरी है, उनको बोला जाता है म्यूट एस एंड एल। ये म्यूट एस और एल सबसे पहले इसको पहचानते हैं। एटीपी की एनर्जी की वजह से इनको लोड किया जाता है मिसमैच पे, और वहाँ एक फर्दर एक प्रोटीन आएगा म्यूट एच, जो कि एक एंडोन्यूक्लियस का काम करता है। और वो म्यूट एच पिंक स्ट्रैंड में जो मिसमैच है उसके दोनों तरफ कट लगाएगा, और कट लगाने के बाद में वो जो डीएनए का हिस्सा है उस हिस्से को हटा दिया जाएगा, एक गैप जनरेट होगा, और उस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वहाँ पे काम करेगा, और फाइनली लाइगेज एंजाइम उसको सील कर देंगे, और इस तरीके से रिपेयर हो पाएगा। जब म्यूट एच कट कर रहा है, म्यूट एस एल एच, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, बाइंड कर जाता है, तो म्यूट एस एल एच पिंक स्ट्रैंड के किस तरफ कट करेगा, इसके अकॉर्डेंस में डीएनए पॉलीमरेजेस को फर्दर रिक्रूट किया जाएगा। अगर वो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड की तरफ कट करता है मिसमैच के, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वहाँ पे रिक्रूट होगा। ओके, और उस हिस्से को रिमूव करने के लिए डीएनए हेलिकेज सेकंड वहाँ पे काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस सेवंथ। इसी तरीके से अगर वो मिसमैच के 3 प्राइम एंड पे कट करता है, तो एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट रिक्रूट होगा, और जो मिसमैच्ड पार्ट है उस मिसमैच्ड पार्ट को वहाँ से हटाया जाएगा, 1 बाय 1 तोड़ा जाएगा, और गैप फिलिंग करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर ये पार्ट छोटा होता है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी वहाँ पे रिक्रूट किया जा सकता है। ओके, एंड फाइनली लाइगेज वुड टेक केयर। नाउ व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द मिसमैच रिपेयर? मिसमैच रिपेयर कैन हैपन until the next round of replication proceed। यानी अगर दूसरा रेप्लिकेशन राउंड शुरू हो गया है मिसमैच्ड डीएनए में, तो फिर मिसमैच रिपेयर काम नहीं करेगा। तो मिसमैच रिपेयर को काम करने के लिए सिर्फ 2 जनरेशन के बीच का जो वक्त होता है, उस वक्त में ही इसको ऑपरेट होना होता है। ओके, तो ये इसकी खास कहानी है कि मिसमैच रिपेयर कब काम करता है। मिसमैच रिपेयर रेप्लिकेशन एरर्स के टाइम में मिसमैच टाइप का रिपेयर काम करेगा, और वो भी तब जब तक सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सीजन रिपेयर, जिसके बारे में हमने बात करी कि ये 2 टाइप का होता है, बेस एक्सीजन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन। बेस एक्सीजन रिपेयर में बेसिकली एक सिंगल बेस को कट किया जाता है, और उसको कट करने के लिए डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस होते हैं, जो कि एक अलग टाइप के फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर बात करें कि डीएमिनेशन हो गया, और डीएमिनेशन होने की वजह से साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट हो गया, तो सीजी पेयरिंग हो रहा था, वहाँ पे सी अब किस में कन्वर्ट हो गया? यू में कन्वर्ट हो गया, तो यूजी पेयरिंग हो गया। और यूजी पेयरिंग इज नॉट द परफेक्ट पेयरिंग। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली द बेस पार्ट यानी यूरासिल, ओके,
दैट इज रिमूव्ड, उसका फॉस्फेट और जो शुगर बैकबोन है वो रिमूव नहीं किया जाएगा। ऐसा करने के लिए डीएनए ग्लाइकोसाइलेज होते हैं जो कि नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को कट करते हैं, और इस वजह से एपी साइट्स डेवलप होती है जिनको बोलते हैं एप्यूरिनिक और एपाइरिमिडिनिक साइट। कभी कभी इनको आप ए बेसिक साइट भी बोल सकते हैं। और ऐसी साइट को रिकॉग्नाइज करता है एपी एंडोन्यूक्लियस। फिर वो एपी एंडोन्यूक्लियस जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उस बेस के दोनों तरफ, उनको रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज, वहाँ पे गैप आ जाएगा जिसको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फिल करेगा और फाइनली लाइगेज उसको सील करेगा। तो बेस एक्सcision रिपेयर बेसिकली डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस के थ्रू परफॉर्म होता है, और अलग अलग टाइप के बेस चेंजेस की वजह से, मॉडिफाइड बेसिस की वजह से अलग अलग टाइप के डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 13 डिफरेंट डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस को रिपोर्ट किया गया है, और वो अलग अलग टाइप के, फॉर एग्जांपल कोई यूरेसिल को डीएनए में रिकग्नाइज करता है, कोई मिथाइलेटेड पार्ट को रिकग्नाइज करता है। तो अलग अलग टाइप के एरर्स के लिए अलग अलग टाइप के डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस सेल में रहते हैं, और वो इस तरीके से एपी साइट क्रिएट करते हैं, और एपी एंडोन्यूक्लियस फर्दर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कट करता है, और फाइनली इस गैप को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और लाइगेज मिलकर परफॉर्म करता है, फिल करता है। दूसरा जो पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ रिपेयर, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर स्पेशली जब स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन होते हैं, या केमिकल अडक्ट भी बोला करते हैं, उनको रिमूव करने में इसको काम में लिया जाता है। तो इसमें दोनों सिचुएशन ह्यूमन बीइंग में भी दे रखा है और ई कोलाई में भी हमने इसको समझाने की कोशिश करी है। आप इसको सिंपल ई कोलाई पे फोकस करते हुए कंसिडर करें कि जो लेशन होगा उसके दोनों तरफ से कट लगाया जाएगा, और ये जो कट है वो एक्सी न्यूक्लियस एंजाइम्स लगाते हैं, और उसकी वजह से गैप जनरेट होगा और लाइगेज एंजाइम फिल करेगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली यूवीआर जो प्रोटीन्स होते हैं ई कोलाई में, वो प्रोटीन्स मिलकर परफॉर्म करते हैं, जिनमें यूवीआर ए, यूवीआर बी, यूवीआर सी एंड यूवीआर डी एंजाइम्स कलेक्टिवली काम करते हैं। तो यूवीआर ए जो होगा वो लेशन को रिकग्नाइज करता है, और बी और सी उसके पास पास जाके लोकेट होंगे, और कलेक्टिवली वो मिलकर लेशन के दोनों तरफ कट करेंगे स्ट्रैंड में, और इसलिए यूवीआर बी और सी को एक्सी न्यूक्लियस बोला जाता है। और जब वो कट करेंगे तो गैप जनरेट होगा, कट करेंगे, कट करने के बाद में जो कट स्ट्रैंड पार्ट है उसको यूवीआर डी रिमूव करेगा हेलिकेज एक्शन से, और फाइनली वहां पे गैप जनरेट होगा जिसको फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेजेस और लाइगेजेस वहां पे काम करेंगे। ह्यूमन बीइंग के केस में यूवीआर इक्विवेलेंट जो प्रोटीन्स है जो इस न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर को परफॉर्म करती है, उनको हम बोला करते हैं एक्सपी प्रोटीन्स, क्योंकि इन प्रोटीन्स का रोल देखा गया है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज में। जिन जिन इंडिविजुअल्स में न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर अच्छे से काम नहीं करता है, या म्यूटेटेड है, या इनएफिशिएंट है, उन लोगों में जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कैंडिडेट अगर धूप में जा रहे होते हैं तो यूवी रेज और दूसरी रेज की वजह से उनके बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, क्योंकि यूवी रेज से जो डीएनए डैमेज हो रहा है वो डैमेज करेक्ट नहीं हो पा रहा, इस वजह से उनमें जीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है। तो ह्यूमन बीइंग में अलग अलग टाइप के एक्सपी प्रोटीन्स काम करेंगे, तकरीबन 14 to 15 एक्सपी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, जिसको हम जो मिलकर इस न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड रिपेयर। बहुत ही समझने की बात यह है कि सपोज करिए कि डबल स्ट्रैंड कट कहीं पे लग जाए किसी स्ट्रैंड में, या तो फिर डीएनए का एक स्ट्रैंड में ऑलरेडी एक डैमेज आया हुआ है
और उसी स्ट्रैंड का जब आप रेप्लिकेशन कर रहे हो तो डैमेज्ड पार्ट का रेप्लिकेशन हो नहीं पाता क्योंकि वो स्ट्रैंड ही डैमेज है। उन हालात में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को काम में लिया जाता है और डीएनए की जो दूसरी स्ट्रैंड है, ओरिजिनल डीएनए, पेरेंटल डीएनए की जो दूसरी स्ट्रैंड है, उसकी मदद ली जाती है एज ए टेम्पलेट। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होगा और रिकॉम्बिनेशन रेक ए और रेक 4 या रेक BCD इनकी वजह से चैनलाइज होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो खास तौर से होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड रिपेयर दो हालात में काम करता है। पहला हालात जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो या डबल स्ट्रैंड कट हो। नंबर 2, जब रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे कोई डीएनए डैमेज आया हुआ हो। इन दो हालात में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड रिपेयर काम करता है। नेट जीआरएफ, CSI और नेट जीआरएफ में इससे रिलेटेड 2-3 मरतबा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहिए, आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज एरर प्रोन रिपेयर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि रिपेयर तो हो रहा है लेकिन बावजूद एरर्स रह जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी कैंडिडेट का सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स कभी कभी टफ डिसीजंस लेते हैं और उसको एम्प्यूट कर देते हैं। उसके जो लिम्स हैं, हाथ या पैर, उनको काट दिया जाता है, किसी बॉडी के किसी पार्ट को काट दिया जाता है। तो टेक्निकली उन्होंने रिपेयर तो किया लेकिन क्या वो पहले जैसे हालात हुए? नहीं हुए। तो फॉर द सर्वाइवल एज अ होल समटाइम्स few of discrepancies have to be maintained। इसी तरीके से डीएनए के सर्वाइवल के लिए कभी कभी डीएनए में कुछ गलतियां अगर रखनी मजबूरी हो जाती है तो उनको रखना पड़ता है। इनको हम बोलते हैं एरर प्रोन रिपेयर। तो ये गलतियां कब होती हैं? जब डैमेज आ रहा हो, रेप्लिकेशन चल रहा हो, डैमेज काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, उन हालात में जो प्रूफ रीडिंग करने वाले डीएनए पॉलीमरेजेज हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, वो अटक जाते हैं और प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। एट दैट टाइम डीएनए पॉलीमरेज के कुछ नए वेरिएंट्स वहाँ पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज 4th and 5th इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज़ डीएनए पॉलीमरेज एटा एंड आयटा। ये जो डीएनए पॉलीमरेज हैं इनको हम कलेक्टिवली TLS पॉलीमरेजेस बोलते हैं, ट्रांसलेशन सिंथेसिस पॉलीमरेजेस। ये जो ट्रांसलेशन सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, इनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, इनको जब रिक्रूट करवाया जाता है तो ये लेशन को बाईपास कर जाता है और बाईपास करने की वजह से आसानी से उस हिस्से का रेप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन उस रेप्लिकेटेड पार्ट में डेफिनेटली एरर होने के पूरे चांसेस होंगे। तो इसका जो प्रोसेस है वो हमने एक फ्लो चार्ट में यहाँ पे कंसिडर किया कि अगर डीएनए डैमेज होता है, इन दैट केस रेक ए प्रोटीन एक्टिवेट होता है और रेक ए प्रोटीन UMUD एक प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करता है, जिसकी वजह से जो ट्रंकेटेड UMUD है, जिसको हमने UMUD प्राइम लिखा है, वो डाइमराइज हो जाता है और वो डाइमर UMUC प्रोटीन से मिलकर जुड़ जाता है, उसके साथ में फ्यूज हो जाता है। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसी को ही डीएनए पॉलीमरेज 5th बोला जाता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज 5th डीएनए पॉलीमरेज 3rd को, जो कि रेप्लिकेशन में ऑलरेडी एंगेज है, उसको हटा देता है और उसकी जगह खुद रिक्रूट होता है और स्ट्रक्चरल लेशन को बाईपास करता है और उस हिस्से का रेप्लिकेशन करवा देता है। और इस तरीके से, क्योंकि उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, उसमें एरर्स आने के चांसेस 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं और इस वजह से इस प्रोसेस को एरर प्रोन रिपेयर कहा जाता है। एंड फाइनली SOS रिपेयर। SOS रिपेयर का मतलब होता है सेव आवर सोल। मतलब जब मरने मारने की बात आ जाए पूरी तरीके से कि अब क्या किया जाए, एट दैट टाइम SOS रिपेयर वुड बी एंगेज्ड। इट इज नथिंग बट द इनहांस्ड रिपेयर कैपेसिटी। अब ये इनहांस्ड रिपेयर कैपेसिटी कैसे आएगी? तो पहली चीज तो इस जरूरत ये है कि जब जरूरत से ज्यादा डीएनए डैमेज हो जाए, जब किसी एक टाइप की रिपेयर मैकेनिज्म उस रिपेयर को उस डीएनए डैमेज को करेक्ट करने के लिए जब काफ़ी नहीं हो,
उस टाइम पे सिस्टम में एक साथ मल्टीपल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो इन्हांस्ड रेस्पॉन्स है, जो इंक्रीज्ड रेस्पॉन्स है, इसी को एसओएस रेस्पॉन्स भी बोला जाता है। और यही एसओएस रेस्पॉन्स एक्चुअली डीएनए रिपेयर कर रहा होता है। तो ये किसके थ्रू होता है? यूजुअली हम जानते हैं 99% टाइम्स न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर तो काम करता ही करता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर भी अगर ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो, उस हालात में हमें क्या देखना पड़ता है? हमें कुछ और एडिशनल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने की ज़रूरत हो जाती है। और वो एडिशनल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म रैक ए प्रोटीन के थ्रू एक्टिवेट करी जाती है। और जैसा कि हम जान रहे हैं, रैक ए जो प्रोटीन होता है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड रिपेयर और एरर प्रोन रिपेयर, इन दोनों में काम करता है। तो इस तरीके से 3 मैकेनिज्म एक साथ शुरू हो गई: न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, एरर प्रोन रिपेयर एंड द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड रिपेयर। और कलेक्टिवली इन सबको हम क्या नाम देते हैं? एसओएस रिपेयर। ओके, तो इस तरीके से हमने ये डीएनए डैमेज रिपेयर्स को कंक्लूड किया। थैंक यू सो मच। Stay home, stay blessed.